गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7th के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 आवर एनवायरनमेंट, नेचर एंड ह्यूमन हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें व्हाट इज एनवायरनमेंट हम लोग पढ़ चुके, नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ चुके। उसके बाद अगला मेजर स्फीयर्स ऑफ एनवायरनमेंट, जो मुख्य स्फीयर्स थे एनवायरनमेंट के वातावरण के, उसके बारे में पढ़ चुके, जिसमें हम लोगों ने एटमॉस्फेयर पढ़ा, लिथोस्फीयर पढ़ा, हाइड्रोस्फीयर पढ़ा, आज बायोस्फीयर पढ़ा और आज हम लोग उसके आगे इकोसिस्टम्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोसिस्टम क्या है? जहाँ फ्लोरा फौना का आपसी संतुलन होता है उसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। अब इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। और ऑर्गेनिज्म वेदर बिलोंगिंग टू द प्लांट्स और एनिमल किंगडम इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड आर इंडिपेंडेंट वन अनदर। सभी प्रकार के जीवाश्म यानी जीव, वेदर बिलोंगिंग टू द प्लांट, जो जानवरों पर आश्रित होते हैं या पौधों पर हो या फिर जानवरों पर, इंटरेक्ट टू ईच अदर यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हो, आर इंडिपेंडेंट ऑन वन अदर या एक दूसरे के पर आश्रित हो, ये जो है इकोसिस्टम कहलाते हैं। दे ऑल्सो इंटरेक्ट देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, इसके अलावा ये आपका भौतिक वातावरण पर निर्भर करते हैं। द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन between the organism and their physical environment in a particular area is referred to as an ecosystem। इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन, इनके बीच का जो संबंध है वो काफी कम हो जाता है कई बार। या ऑर्गेन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, कि वो किस प्रकार से अपने भौतिक वातावरण के अनुरूप रहें इन अ पर्टिकुलर, एक निश्चित क्षेत्र में, इज रिफर्ड टू एज, ये भी आपके इकोसिस्टम को निर्भर करता है। द साइज ऑफ द इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली, हमारे भारत का जो इकोसिस्टम का क्षेत्र आकार है वो काफ़ी बड़ा है। इट कैन बी अ लार्ज एज द रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, लेक्स, रिवर और स्मॉल पॉन्ड्स एज ऑन, क्योंकि इट कंटेन, जिसमें शामिल हैं बहुत बड़े वर्षावन, घास के मैदान, रेगिस्तान, बहुत बड़े बड़े तालाब अथवा झीलें, नदियाँ और छोटे छोटे तालाब भी। अ टिपिकल पॉन्ड, एक टिपिकल पॉन्ड क्या है? Contain fish, frog, algae, water lilies and other species that live in and around the pond. Most of the ecosystem are complex and contain thousands of interacting species. These species interact with each other and also with the abiotic environment. Typical pond contain, जिसमें शामिल है मछलियाँ, मेढक और छोटे छोटे जीव जो आपका पानी में रहते हैं अथवा पानी में रहने वाले जो पौधे हैं और दूसरे छोटे छोटे कीट, ये सभी आपके तालाबों में पाए जाता है अपने चारों ओर। मोस्ट ऑफ द इको, इसमें बहुत से ऐसे जो इकोसिस्टम के भाग हैं, एंड कॉम्प्लेक्स टू कंटेन, जिसमें हजारों ऐसे इंटरेक्शन स्पीसीज एक दूसरे के पूरक होते हैं। इन्हीं स्पीसीज के जो इंटरेक्ट हैं उनके संबंध है विद ईच अदर के साथ, एक दूसरे के साथ, ये सभी अबायोटिक एनवायरनमेंट कहलाते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट, मनुष्य वातावरण क्या है? ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग में हमारे वातावरण का एक अंग है, इन विच वी लिव, जहां वे लोग रहते हैं। दे आर, इनमें शामिल है जी कौन कौन से? टू एन एक्सटेंट इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरनमेंट, जो अपना वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, प्रभाव करते हैं और वातावरण के द्वारा। दे आर ऑल्सो एबल टू अडेप्ट द मॉडिफाई द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, और इसमें वो अपनी ज़रूरत के अनुसार, उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास भी करते हैं और उसके अनुसार बन भी जाते हैं, उनके अनुसार वो पैदा भी करते हैं। जैसे ठंड में उनको खाने के लिए सब्जियों की ज़रूरत होती है तो वो ठंडी में गोभी लगाएंगे, मटर लगाएंगे, और गर्मी में होगा तो गर्मी के लिए अलग फसलें तैयार कर लेते हैं, और गर्मी के रहने लायक अपने लिए वस्त्र तैयार करते हैं, ठंडियों में रहने लायक अपने लिए अलग वस्त्र तैयार करते हैं। इस प्रकार से मनुष्य अपने आप को उस वातावरण के अनुरूप ढाल लेता है। विद सिग्निफिकेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दे हैव सक्सीड इन कंट्रोलिंग एंड डोमिनिंग नेचर, जिसमें वो देख लेना, आप देखिए, जिसमें वैज्ञानिक और तकनीकी पद्धति से वो उस पर उन्नति प्राप्त कर लेता है, विकास करता है, और डोमिनेटिंग से जो नेचर में परिवर्तन आता है। द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग विद द एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, प्रकृति में इनका जो कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है वो ह्यूमन बीइंग का बहुत बड़ा है। इट वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसमें अनेक भिन्नताएं होती हैं स्थान टू स्थान और समय समय पर। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, एवोल्यूशन यानी कि मनुष्य के, एवोल्यूशन यानी कि आविष्कार भी। एवरी ह्यूमन एडजस्ट देमसेल्फ विद द सराउंडिंग इन विच दे लिव, सभी मनुष्य अपने आसपास
जो वातावरण और उसके अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। जैसे ठंड है तो ठंड में अपने आप को ढालने का प्रयास कर उस ठंड में रहेगा। मोस्ट ऑफ देयर नीड्स आर फुलफिल्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट रिसोर्सेज, बहुत सी इनमें उनकी ज़रूरतें जहाँ प्राकृतिक वातावरण के स्रोतों से होती है। विद द टाइम, समय पर द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन नीड्स चेंजेस, समय समय पर इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में परिवर्तन होता रहता है। दे स्टार्ट डेवलपिंग टेक्निक, यह प्रारंभ होता है हमारे विकसित तकनीकों के द्वारा और नए नए रास्तों के द्वारा वातावरण के। इन द पास्ट, प्राचीन समय में ह्यूमन सेटल इन द फर्टिलिटी प्लेन्स, प्राचीन समय मनुष्य उपजाऊ भूमि को निवास करता था, नदियों घाटियों को रहता था और जहाँ वो खेती करता था, यानी मैदानी क्षेत्रों में। दे डोमेस्टिक एनिमल्स एंड लर्न टू यूज फायर फ्रॉम बम टू प्रोटेक्ट, वे जानवरों को पालता था और जब आग की खोज हो गई तो वह अपने सुरक्षा के लिए और अपने आपको गर्म करने के लिए उसका उपयोग करने लगा। द इन्वेंशन ऑफ व्हील सरप्लस फूड प्रोडक्शन, जब उसके बाद पहिए की खोज हुई, उत्पादन अधिक हुआ। एंड एक्सचेंज फ्रॉम सरप्लस गुड टू अदर हेल्प विद द प्रोग्रेस, विकास के लिए वो उनका आदान प्रदान करने लगा, यानी जो एक्स्ट्रा उसे मार्केट में बेचने लगा उसके बदले अपनी ज़रूरत की चीज़ लाने लगा। ग्रेजुअली उसके बाद ह्यूमन स्टार्टेड प्रोसेसिंग वेरियस रॉ मटेरियल टू मीट देयर नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनेक धातुओं का उपयोग करने लगा। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन द यूरोप एनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति जब यूरोप में हुई तब मनुष्य बड़ी मात्रा में उत्पादन करने लगा, अनाज पैदा करने लगा। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इम्प्रूव्ड, धीरे धीरे हमारे ट्रांसपोर्ट यातायात का संसाधन और संप्रेषण के में सुधार हुआ। द वर्ल्ड बिकेम अ फैमिली, और परिवार की तरह फैमिली की तरह वर्ल्ड विश्व रहने लगा। दस मैनी चेंजेस टेक प्लेस इन आवर, इस प्रकार से वातावरण में बहुत से परिवर्तन है। विच इज आर मोस्टली ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस, जो कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा संभव है, ठीक है, एंड ह्यूमन और मानवीय क्रियाओं के द्वारा। अगला आता है आपका इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। In spite of all the developments, the physical environment still provides human beings with their material needs. The primary activities, farming, fishing, forestry, and mining, still provide food and raw materials, without which advanced society cannot survive and progress. इन स्पाइट यानी इन सभी से प्रेरणाओं के साथ ही जितने भी विकास हुए, द फिजिकल हमारे भौतिक वातावरण स्टिल प्रोवाइड ह्यूमन बीइंग विद देयर मटेरियल, उनकी ये फिजिकल एनवायरनमेंट यानी भौतिक वातावरण मनुष्य को आपका अनेक प्रकार के आपका मटेरियल धातुओं के ज़रूरत के अनुसार उसको उपलब्ध होने लगा। द प्राइमरी एक्टिविटी, प्राथमिक क्रियाओं में जैसे कृषि कार्य, फिशिंग मछली पकड़ना, फॉरेस्ट्री वन कार्य, एंड माइनिंग खुदाई के कार्य, स्टिल प्रोवाइड फूड, इसके द्वारा उनको भोजन मिला और कच्चा माल मिला यानी कच्ची धातुएं मिले। विदाउट विद एडवांसिंग सोसाइटी, वो उस समय जब मनुष्य क्या था, एडवांस सोसाइटी में निवास नहीं करता था, कैन नॉट सर्वाइव और प्रोग्रेस, उसमें वो न रहता था, न सर्वाइव करता था, न विकास करता था। ह्यूमन बीइंग आर देयर एक्टिविटीज ऑल्सो रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट डेंजर टू द एनवायरनमेंट, मनुष्य क्रियाओं ने उनकी क्रियाओं ने मनुष्य आज वातावरण को अनेक प्रकार के खतरा पहुंचा दिया है। राइट फ्रॉम डाउन टू द ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये तब से होने लगा जब मनुष्य सभ्यता में सभ्यता का विकास हुआ। पीपल हैव नॉट ओनली यूज नेचर फॉर द एक्सटेंशन एंड फुलफिल ऑफ नीड्स बट ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड एंड मिसयूज इट टू बी कंटेन एक्सटेंट, thus they have disturbed the natural balance of the environment. Right down to the human friend, मनुष्य ने से अपने अधिकारों का उपयोग नहीं किया मानव सभ्यता के लिए। पीपल हैव नॉट ओनली यूज नेचुरल, प्रकृति ने सिर्फ मनुष्य ने सिर्फ प्रकृति का ही उपयोग नहीं किया बल्कि अपनी ज़रूरतों के साथ, बट ऑल्सो एक्सप्लोर्ट, बल्कि उनका अत्यधिक दोहन किया है और उसका गलत उपयोग किया है अपने विकास के लिए। जैसे ज़मीन से लगातार कोयला निकालना, जब ज़मीन में कोयला निकालते जाते हैं तो गड्ढा होते जाता है। पेट्रोल डीजल का बहुत ज़्यादा उपयोग करना जिसके कारण से हमारे ओजोन लेयर प्रभावित हो चुकी है। ये सभी मुख्य उदाहरण है। प्रदूषण बढ़ जाना, वनों को काट कर खेतें बनाना, बंजर हो जाना खेतों का, पहले से अपेक्षा का बारिश कम होना, इस प्रकार से। इस प्रकार से दे हैव डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, इस प्रकार से हमारी प्राकृतिक संतुलन, वातावरण का प्राकृतिक संतुलन जो है वो क्या हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक है, इसी के साथ योर चैप्टर इज ओवर।
अब आपको होमवर्क में इसकी एक्सरसाइज दी जाती है, जिसको आपको एक्सरसाइज चैप्टर पढ़ाया जा चुका, उस चैप्टर्स को आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, आप लोग अपने आप से ढूंढ कर टिक कीजिएगा। तब तक धन्यवाद।